तो आपकी जो लीला है ना, जनेऊ लीला, पूंजी लीला इसको मैं कहता हूँ, दोनों का मिक्स हो गया है। जी बात, पूंजीवाद और जातिवाद। जातिवाद दोनों का मिक्सचर है। बाबा साहब बहुत पहले बोल चुके थे कि हमको दोनों से एक साथ लड़ना होगा। ये सब तो जो चल रहा है ना, ये बीजेपी दोनों तरफ से खेल लेगी। ये ऑपोजिशन इस पे साइलेंस है, साइलेंस की कीमत चुकानी पड़ेगी उसको। अब वोट तो ले लिया, बोलेगा कौन? बोलेगी फ्री मायावती। हाँ, और देखिए धर्मेंद्र जी हमारे मित्र भी हैं और रोस्टर के आंदोलन में हमारे साथ थे। उनको स्वागत करने की आदत लगी हुई है। वो जो दलित मुसलमान और दलित ईसाई हैं, अरब से तो नहीं आया हुआ, ना तो ना रोम से आया हुआ है। वो है तो तो भारत का ही। हमारे भाई बंधु ही कन्वर्ट हुए हैं। तो उसको भी विमर्श में लाओ, उसको भी दो, उसको आरक्षण क्यों नहीं? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85 अम्बेडकर नामा और समता आवाज की ये साझा पेशकश। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल है। कल इसी 21 अगस्त था और 21 अगस्त में कल भारत बंद था। भारत बंद क्यों था ये आप तमाम लोगों को पता है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में एक खास जाति में खुशी और एक खास जाति में के खून में उबाल। लेकिन यही पूरी चर्चा आरक्षण प्लस कल का भारत बंद, एक एक्टिविस्ट, एक प्रोफेसर, अपने दिमाग से लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति क्या सोचते हैं प्रोफेसर रतनलाल, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कल के भारत बंद पर और आरक्षण पर। सर, कल का जो भारत बंद रहा है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, इस सरकार के खिलाफ तो जितना ज़्यादा आंदोलन हो बेहतर है। और पिछले 6 साल में खास तौर से दलितों ने 3 बार भारत बंद किया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। 2 अप्रैल 2018 एससी-एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट पे, उसके बाद 5 मार्च 2019 आपको पता होगा, उसमें एससी-एसटी, ओबीसी सब लोग थे, 13 पॉइंट रोस्टर। 2 अप्रैल 18 वाले में भी ओबीसी ने साथ दिया था। और तीसरा कल था, जो जिसमें खुल के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सामने आए। मसलन सबसे तो दिलचस्प था कि बीएसपी का सड़क पे उतरना। उतरना, जो पार्टी ये कहती थी कि रोड पे मत उतरना, मुकदमे हो जाएंगे। मुकदमे हो जाएँगे, एफआईआर हो जाएँगे, नौकरी नहीं नौकरी मिलेगी। नहीं मिलेगी। और ये नहीं बता रहे थे कि नौकरी है कहाँ? और सपा का भी समर्थन था, आरजेडी और स्टेट चिराग पासवान। चिराग पासवान, चंद्रशेखर आज़ाद। और स्टेट्स में कांग्रेस, मैंने जो पढ़ा है, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। तो जो पढ़ा है उसके हिसाब से कांग्रेस ने भी कहीं-कहीं समर्थन समर्थन दिया है। दिया है, लेकिन नेशनल जो लीडरशिप है वो इसमें मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद नहीं दिया। खामोश है। हाँ। तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम दलितों ने, पिछड़ों ने दिखा दिया कि हम भारत बंद कर सकते हैं, हंगामा मचा सकते हैं सड़कों पर। तो ये एक ज़िंदा समाज का जो है ना ये निशानी है कि समाज अभी ज़िंदा है। आपके जो आपने इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया उसमें थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। ये लड़ाई किसी जाति विशेष की नहीं है। पहले करेक्शन कीजिए कि ये जाति खुश था, वो जाति नाराज़ था। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मसला जो है ना, ये एक जाति बनाम दूसरी जाति का नहीं है। ये पूरा हमला समुदाय के ऊपर है। पूरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर है ये हमला। और ये आरक्षण को इर्रेलेवेंट बनाने की, अप्रासंगिक बनाने की पूरी कवायद है। इतना उसमें घाल-मेल कर दो, मैं आऊँगा अभी आगे बताऊँगा कि और क्या होना चाहिए इसमें, कि इतना घाल-मेल कर दो कि आपस में ही सब उलझा रहे। क्या? सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जो जाति जनगणना के सवाल पर चुप हो जाती है और यहाँ कहते हैं कि आंकड़े इकट्ठा करो, एम्पिरिकल डेटा लाओ। तो जाति जनगणना क्यों नहीं? पहले जनगणना तो करा लो। तभी पता चला कौन क्रीमी लेयर में है, कौन बाहर। इम्पीरियल भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेट अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है ना, कल्याणकारी योजना बना सकता है ना। तो दलितों में जो दलित है, अब चलिए 1-2 जनरेशन में क्या उसमें क्रीम बनेगा? नहीं बनेगा ना। जो हज़ारों साल से जमे तो उनका क्रीम थोड़ा मोटा है, इसे जो पेट जैसे आपका निकला है ना, जैसे आपके यहाँ ज़मीन-वमीन ज़्यादा है। अब हमको देखिए पिचका हुआ पेट है। हुँ? अब मेरे मेरे पिताजी क्लर्क से नौकरी शुरू किए, मैं पहले ठेल ठाल के हम प्रोफ़ेसर हैं, तो मेरा पेट अभी भी पिचका हुआ है। लेकिन जितना भी पिचका हुआ है तो हम यहाँ पे हैं, तो हम समाज के लिए लड़ रहे हैं ना। रोस्टर के आंदोलन को हम लोगों ने चलाया पूरा, तो वो तो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं था, मैं प्रोफ़ेसर था ही ऑलरेडी। तो किसके लिए? सारे समाज के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के सारे युवा, आगे आने वाली पीढ़ियाँ आएँगी, उसके लिए था ना ये। तो ये आंकड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट कभी और पे अप्लाई करता है क्या? इसको इतना ज़िग-ज़ैग कर दो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति से महा अति पिछड़ा, उसके अलावा कोई भी टर्मिनोलॉजी लाइए, दलित, महादलित, उसका सुपर महादलित,
आप 50 कैटेगरी बना दीजिए। कभी सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने जो तथाकथित ओपन जो सीट है, उसका कभी आंकड़ा इकट्ठा किया है कि कौन जाति किसका खा गया? ईडब्ल्यूएस आप 48 घंटे में सरकार सब पास हो साइन वाइन होके नोटिफिकेशन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी वाह-वाह कर देती है। तो ईडब्ल्यूएस का क्या आधार है? अब छोड़ दीजिए, ईमानदारी से पब्लिक इस जैसे सुप्रीम कोर्ट का लाइव होता है ना, वैसी ईमानदारी से खाली ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बना है, उसका पब्लिक लाइव करके स्क्रूटनी कर दीजिए। कितने फर्जी हैं, कितना क्या है, किस जाति का कितना है, वो भी सामने आ जाएगा। इस पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कभी बोला है क्या? सारा एक्सपेरिमेंट वो होता है एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन में। सारा प्रयोग जितना होना उसी पे होता है। ईडब्ल्यूएस पे नहीं होता है। ओपन जो सीट है उसमें नहीं होता है। तो इससे आपको चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, इसकी मंशा पता चलता है कि नहीं? ये चाहती क्या है? भाई पहले केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, आईआईटी, एम्स, जेएनयू, डीयू, तमाम देश के सैकड़ों विश्वविद्यालय खुले ना। जब आजादी के बाद तो भारत गरीब मुल्क था। गरीब मुल्क, गरीबी में इतने खुले। गरीबी में सेल भेल जितना जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा हुआ, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, सब हुआ कि नहीं हुआ? स्कूल कॉलेज हमारे गांव में, गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। 10 से लेके 4 बजे शाम तक, 10 सुबह से 4 बजे शाम तक पढ़ाई होती थी। वहाँ हिंदी, गणित ये सब वहीं सीखा है ना। अंग्रेजी बाद में सीखा। लेकिन अगर आपको हिंदी आ जाए तो अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। जब आपको हिंदी भी नहीं आए, अंग्रेजी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। जैसे अधिशेष उत्पादन हम कह रहे हैं, ये मुझे पता है, तो हम सरप्लस प्रोडक्शन क्या है वो सीख सकते हैं। तो आज स्कूल की हालत क्या है? उसी गरीबी में इतने संस्थाएं बने, क्योंकि उन लोग का विजन था कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब खोलना जरूरी है। उन लोगों ने खोले। कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखाए। आज क्या है, जेएनयू की वाइस चांसलर कह रही है कि हम जमीन बेच देंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, किराए पे लगा देंगे, गिरवी रख देंगे। सुना है कि नहीं? हैं? तो आप कह रहे थे कि 70 साल में क्या हुआ, तो आप बेच जो गिरवी रख रहे हैं वो किसका बनाया हुआ है? जो रेल को आप जो आधा प्राइवेटाइज कर बेचने के चक्कर में जो जहाज आपने बेच दी, वो किसका बनाया हुआ था? हैं? तो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस आपने नहीं बनवाए। भाई उसी नवोदय विद्यालय, उसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ के अच्छे-अच्छे दलित बच्चे निकले ना। इस सरकार इतना अगर दलित हितैषी है, तो एक काम करें ना, हर जिला में कम कम से कम 200 बच्चों का सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और उसमें भी सबसे जो गरीब है, कटिंग अक्रॉस कास्ट, किसी भी कास्ट सबसे गरीब है, उसको बोर्डिंग स्कूल में लाए। बाबा साहब ने बोर्डिंग ये सब खुला था ना, बोर्डिंग स्कूल भी खुला था, सब खुला था, और उसको बढ़िया उम्दा हाई वर्ल्ड क्वालिटी एजुकेशन दिलाया। कितना खर्चा आएगा कैलकुलेट करिए। 8,000 करोड़ का जहाज खरीद सकते हैं। तो इतने सारे, आपको प्रेम है ना सबसे दलितों से, महादलित से, तो आप उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल आज तक खोले एक भी नहीं खोला आपने। तो आपकी जो लीला है ना, जनेऊ लीला, पूंजी लीला, इसको मैं कहता हूँ, दोनों का मिक्स हो गया है। सामंतवाद और जातिवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद और जातिवाद, जातिवाद, दोनों का मिक्सचर है। बाबा साहब बहुत पहले बोल चुके थे कि हमको दोनों से एक साथ लड़ना होगा, दोनों से एक साथ लड़ना होगा। तो एक यूनिवर्सिटी 10 साल में कहीं बना है? पहले ये मुझे बताइए। एक यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, यहीं बैठा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 साल में इस सरकार ने एक कोई ढंग कॉलेज खोले हैं? एक भी कॉलेज खोले हैं? तो जो बुनियादी चीज है, जिसका रिश्ता रोजगार से है, शोध से है, आपके पर्सनालिटी से है, आपके करियर से है, उसको तो डिमोलिश कर रही। लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, शिक्षा में कटौती हो रही है। और तमाम जार्गन साहब, हम ये करेंगे, लेटरल एंट्री जो है वापस कर लिए। तो पहले तो किए थे लेटरल एंट्री से। अभी मुझे पता लगा है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये वाला तो विड्रॉ कर लिया। कई इंस्टीट्यूट में लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्टर बनाए जा चुके हैं। उसमें कल मैं शोध के साथ में आऊंगा।
आपका कहने का मतलब ये है कहीं न कहीं कि जब शिक्षा संस्थान नहीं है, दलितों के लिए कोई अच्छी कोई प्लानिंग नहीं है, तो अगर आरक्षण में आरक्षण दे भी दिया जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या है? मैं ये कह रहा हूँ स्पेशल कंपोनेंट का प्लान का पैसा कहाँ है पता है किसी को? हुँ। भाई पहले बजट जब आती थी तो हमारे कई साथी यहाँ बैठे वो बताएँगे कि अखबार में हेडलाइंस में आता था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उत्थान के लिए इतने आवंटन हुए। हुँ। आजकल बजट आता है तो कहीं एक लाइन भी आपको अखबार में मिलता है कि एससी-एसटी के लिए। हैं? पहले 4 लाख करोड़ के आसपास का बजट होता था एससी-एसटी और वेलफेयर का। कहीं अखबार में कहीं देखते हैं? क्योंकि वो रूलिंग एलिट आरएसएस बीजेपी वाला समझ गया है कि अब तो नागपाल साहब राजा बनने वाले हैं, राजा हैं। कोई लोग कह रहा है कि मैं क्षत्रिय था पहले, कोई लोग कह रहा है कि अब मैं राजा ही बन जाऊँगा। तो बोला जब क्षत्रिय थे, राजा बन ही जाओगे तो अब इसकी क्या ज़रूरत है? 4 लाख करोड़ की क्या ज़रूरत? क्या ज़रूरत है? जब राजा बन जाना था फिर उ उससे 4,000 लाख करोड़ अपना बजट बना लेना। तब तक जो कुछ भी है मैं छीन ले रहा हूँ, है ना? स्कूल, कॉलेज, रोज़गार, निजीकरण पे कोई बहस है? हम लगातार आप देख रहे हो कि सरकार पे जब हम क्रिटिक करते हैं, तो हम शिक्षा के बुनियादी सवाल को हर समय उठाते हैं। हम एक आग्रह कर रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के सवाल पर एससी, एसटी, ओबीसी समाज, अब इसी को कह रहा हूँ खाली, ये कब सड़क पर उतरेगा? कब शिक्षा को की बेहतरी के लिए हाँ, और एससी-एसटी, ओबीसी पार्लियामेंट में ओपोज़िशन इसको कब मुद्दा बनाएगा, कब पार्लियामेंट घेरेगा? और जो भारत बंद हुआ ना, उसी तरह से कब इन मुद्दों पर नहीं तो देखिए, ये सब तो जो चल रहा है ना, ये बीजेपी दोनों तरफ से खेल लेगी, ठीक है? बीजेपी ले आई तो एक समाज खुश हो गया। बीजेपी वापस ले लेगी तो दूसरा समाज खुश। पक्ष भी बीजेपी का, विपक्ष भी बीजेपी का। फिर तो मैंने पहले भी लिखा था कि ऑपोज़िशन इस पे साइलेंस है, साइलेंस की कीमत चुकानी पड़ेगी उसको। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में अ, दलितों ने खूब वोट दिया इंडिया इंडिया अलायंस को। ठीक? दिया और उसकी वजह से बीजेपी हार गई, ज़ीरो आ गया। वो गालियाँ आपको भी पड़ी, मुझे भी पड़ी। तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इस मुद्दे पे इतना ढुलमुल ऑपोज़िशन का जो रवैया था और बीएसपी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया, चंद्रशेखर भी ले लिया। तो जो वोट मिल रहा था इंडिया अलायंस को मिला था, अगर वो वापस चली जाएगी उधर, ठीक है? तो वोट परसेंट तो बढ़ जाएगा, कितना सीट जीतेगा, नहीं जीतेगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो नुकसान किसका होगा? इंडिया गठबंधन का। तब आप वोट तो ले लिया, बोलेगा कौन? बोलेगी फ्री मायावती। हाँ, तो इसलिए एग्रेसिव बोल रहे हैं कि कम से कम उनका बेस वोट वापस आ जाए। नहीं सर, एक चीज़ और आपने भी वो नोट की होंगी बहुत सारी चीज़ें। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं धर्मेंद्र यादव। आप कैंपेनिंग में भी गए उनकी में। नहीं, मैंने सुना नहीं उनको लेकिन मैंने सुना उनको। अच्छा। उन्होंने पार्लियामेंट से निकलते हुए कहा पत्रकार को कि हम तो बहुत दिन से उसका स्वागत कर रहे थे। तो देखिए धर्मेंद्र जी हमारे मित्र भी हैं और रोस्टर के आंदोलन में हमारे साथ थे। उनको स्वागत करने की आदत लगी हुई है। ईडब्ल्यूएस का भी दोनों हाथ खोल के संसद में स्वागत किए थे। क्या हुआ? कि हम तो चाहते थे कि जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी हो तो मिल गया। 69,000 शिक्षक घोटाला हो गया। हुँ? तो उसमें क्या हुआ? सड़क पे उतर के आपने छीन लिए कि लोग अपने से जाके आंदोलन किए। आप मुझे लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं। पहले समर्थन कर दिया कि हम तो स्वागत करें और बाद में फिर बंद के समर्थन में भी आ गए। समाजवादी पार्टी के झंडे भी दिख रहे हैं। इसीलिए देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ा रिसर्च टीम का होना ज़रूरी है। रिसर्च टीम होती है ना, तो खटाखट नेता कितना पढ़ेगा, कितना सोचेगा, बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना होता है। तो रिसर्च 10 लोग बैठते हैं तो खटाखट आंकड़े, डेटा वो सब देख के फिर लीडर को फीड कर देते हैं कि आपको इस पे ये स्टैंड लेना है। अब अकेले सब काम आप नहीं कर सकते ना, तो इंस्टेंट उनको रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने दोनों हाथ से ईडब्ल्यूएस का स्वागत क्यों किया था? सपा ने क्यों किया था? ईडब्ल्यूएस से कोई आंकड़े नहीं थे, कोई डिमांड नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था। वो सरकार से भी पास हो गया, ऑपोजिशन भी वाह-वाह कर दिया। तो ईडब्ल्यूएस ने कितना वोट दिया सपा को कांग्रेस को? या किसी भी जो वेलकम जो स्वागत कर रहे थे, बहन जी भी थी उसमें। मायावती जी ने कहा हम तो बहुत दिन से कितना डिमांड कर रहे हैं कि ईडब्ल्यू ब्राह्मणों को। कितना वोट दे दिया? हुँ? अच्छा सर, एक सवाल और आता है। बीजेपी जिस प्रकार से सारी चीज़ें गेम कर रही है, अगर आरक्षण वाली बात है तो देश में लगभग सभी जातियों को आरक्षण है। कुछ एक समुदाय हैं, कुछ एक जातियाँ हैं जिनको बीजेपी एजेंडा सेट करती है
और एजेंडा सेट करके ऑपोजिशन को खिलवाती है, उस पे नाच नचवाती है। ठीक है जी? और ये मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन की एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी भी है कि इन मुद्दों को समझ नहीं पा रहा है वैसे कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना है। और इसलिए देखिए, बेसिकली क्या करना है ना, इसको आरक्षण को खत्म करना है तो पूरा घाल-मेल कर दो, है ना? अब जैसे मुझे दिखा कि एक कास्ट बनाम दूसरा कास्ट है। अरे भाई, 1100 से ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ हैं, पता है ना? 1200 के आसपास। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि 1108 जातियों को कितने खंड में बाँटोगे? एक बार बाँट के दिखाओ और एम्पिरिकल डेटा लाओ। कितने खंड में बाँटोगे, वो बाँट के दिखाओ और क्रीमी लेयर भी लागू करो। हिम्मत है, चुनौती दे रहा हूँ मैं। दाँत खट्टे हो जाएँगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, अगला चुनाव में भी। हिम्मत है? ये क्रीमी लेयर लागू करो ना। लागू करो और पहले तो 1200 जातियों का डेटा इकट्ठा करना। इकट्ठा करो ना, एम्पिरिकल डेटा देना पड़ेगा। है? जाति जनगणना आप करा नहीं रहे हो। इसको करने के लिए आपके पास पैसे होंगे, तो जाति जनगणना क्यों नहीं फिर? सब जाति को गिनो। एक बात, भाई आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था, ना तो बाबा साहब तो सबसे ज़्यादा लड़े आरक्षण की। यहाँ कौन नॉर्थ इंडिया से कौन जाके साइमन कमीशन में, गोलमेज में और कैबिनेट मिशन में और संविधान सभा में आरक्षण की बात कौन कर रहा था? यहाँ से कोई दिखा आपको? कोई नहीं, बाबा साहब ही थे। अकेले थे, पूरा ज्ञापन दे रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, उससे रिजर्वेशन मिला। तो बाबा साहब थोड़ा चतुर रहते, तो कहते कि भाई हम तो लड़ के लाए हैं, 15% में से आधा महारों के लिए रिजर्व कर दो, क्या कर लेते? क्या कर लेते उस समय? जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा मान भी जाती। लेकिन उन्होंने क्या कहा पूरे भाषण में, मैं अम्बेडकर पढ़ता हूँ जब, पूरे भाषण में कहा कि महारों ने लड़ाई लड़ी है, ज्यादा लड़ाई हाँ, ज्यादातर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। और हमने लड़ाई लड़ी है, महारों की लड़ाई के बगैर कोई लड़ाई सफल भी नहीं होगी, ये भी बात है। लेकिन हमने जो कमाया है सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, सारे अस्पृश्य समाज के लिए कमाया है। ये हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को पढ़ना नहीं समझ में आ रहा है। जो थोड़ा बेटर एजुकेशन हो गया, जिसकी संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा दिख जाएगा हर जगह। मान लिया आपकी संख्या है 4 लाख, अब मेरी संख्या है 20,000, तो ज्यादा कौन दिखेगा? 4 लाख वाला। हैं? आप पढ़ भी लिए, हम नहीं पढ़े, तो कौन दिखेगा ज्यादा? 4 लाख वाला। तब तो खा कैसे गया? हम वहां गए थे तो हम बटर ब्रेड लगा हुआ था कि आओ, हम आए थे कॉलेज में इंटरव्यू देने, तो हमको वहां सब वाइस चांसलर साहब बुलाया, बोला चिकन बर्गर है, हैम बर्गर है, लो बेटा खा लो। एमए पास, नेट पास किए होंगे तब ना। और जिस समय हम आए थे, उस समय तो लोग ही नहीं थे, 2-4 ही लोग थे। हम तो पहला जनरल कैटेगरी में आए थे। तो भाई अगर सरकार चाहे तो आप पहले तो एजुकेशन में बात करो, हाई क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा, लग रहा है कि किसी का ओवर रिप्रेजेंटेड है, किसी का कम है, तो ब्राह्मण में भी लागू करो, क्या दिक्कत है? सवर्णों में लागू करो। हाँ? लेकिन वो लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के चलता है, मैं खाऊंगा ये, तुम खाना ये। चूंकि हमारे समाज में कुछ है नहीं, एक नौकरी है, तो अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। तो वो सब पंगा आपस में ही लड़ रहे हैं। तो आप इशारा भी तो कर देते कि भाई कॉलेज में फीस इन लोग का माफ कर देना। हमारे कॉलेज में फीस माफ हुआ है? सारे आईआईटी आईआईएम में जितने अति दलित आ रहे हैं, उनका सबका फीस माफ होगा, उसको हॉस्टल खाना सब फ्री हमारे तरफ से होगा, बोला है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं सर। फिर आपको आईआईटी में पास कर गए, खूब अखबार में छपा कि भाई बेटा, ये बाप रिक्शा चलाता था और बेटा जो आईआईटी कर गया। लेकिन अखबार में तो छाप लिए, लेकिन आईआईटी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये आंकड़ा लाए? उसने फीस दिए कि नहीं दिए? बीच में छोड़ के तो नहीं चला। चला तो नहीं गया, ये तो आंकड़े नहीं है। ये भी कहती कि भाई यूनिवर्सिटी में इतने अपॉइंटमेंट, सारे सीट भर दो, और उसमें इंटरव्यू में देखना जो सबसे कमजोर दलित है उसी को प्रायोरिटी देना, ये भी कह सकते हैं, इशारा तो कर सकते हैं। अच्छा सर, एक यूपीएससी घोटाला हो सकता है, नीट घोटाला हो सकता है, 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। हो सकता है, तो इशारा ही तो करना है कि सबसे कमजोर को डाल। इसमें वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है? भाई सारे सीट उन्हीं से भर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। जितने सीट खाली है, बैकलॉग है वो भर दो सारा। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता था राजीव गांधी के जमाने में। हम बोलेंगे तो फिर हमारे दलित लोग जो ना गाली देंगे, लेकिन उनका बाप उसी समय नौकरी किया होगा, ये भी बात तय है। एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिल रही थी, है ना, क्योंकि जो हुक्मरान जिनको बनना है वो गाली देंगे मुझे, लेकिन अपने बाप से नहीं पूछेगा कि कितनी नौकरियां उनको मिली थी एक साथ। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करके सारे भर दो ना।
हम तो चाहते हैं सारी नौकरियां भरे, लेकिन आपको न खेलेंगे न खेलने देंगे। समझ रहे हैं ना, हम लोग बचपन में करते थे, क्या करते थे? खेलेंगे ना खेलेंगे, कंचे लेके भाग जाएंगे। हाँ, ना भेड़ बार कर देंगे। बच्चा अरे सब सर, कंचा खेलते थे आप? हाँ, वो गड्ढा बनाते थे, हाँ, तो गड्ढा बच्चे बना- में तो क्या होता था? हम्म, 2 खेल रहा है, तीसरा नहीं खेल रहा है, हाँ। तो बोला ना खेलेंगे, जाके सुसु कर देता था गड्ढे में, भाग गया। तो वो सरकार बेसिकली दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों में यही करवाने की उनकी तैयारी है। सर एक सवाल और अंत में ले लेते हैं। देश में सबको आरक्षण है, देखिए, मैं सवर्ण। पहले बता देता हूँ, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, जनरल में। ओबीसी में भी है, और ईडब्ल्यूएस में भी है, और आपको एसटी में भी है, ठीक है? ठाकुर ओबीसी में भी है, जनरल में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, कहीं-कहीं ट्राइब में भी है, ठीक? ऐसे आप आँकड़ा ले हाँ, लीजिए। और ईडब्ल्यूएस तो सबके लिए है कंप्लीट, उसमें सब अपर कास्ट के सब हैं उसमें। उसके बाद ओबीसी में है, ओबीसी में मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब धर्म के लोग हैं। सिख भी है, शेड्यूल कास्ट में सिख भी है, और आपको क्या बोलते हैं, बाकी बहुत सारे हैं, हिंदू जो बने हैं, बौद्ध हैं, सब लोग हैं। अति जो पिछड़ा मुसलमान है ओबीसी में है, मंडल कमीशन में आता है। लेकिन इस भारत में इतना जब सब लूट बंदरबाट हो ही रही है, या सब भिड़ा ही रहा है एक दूसरे से, तो मेरा एक सवाल ये है, और मैं देश के हुक्मरानों से और सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम में जो दलित हैं, दलित मुस्लिम, दलित मुस्लिम, दलित ईसाई। दलित ईसाई, देखिए ईसाई ट्राइब में भी है, मुसलमान ट्राइब में भी है, लेकिन दलित में जो मुसलमान और ईसाई है, उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि उस पर बहस नहीं है? बाबा साहब की किताब उठा के देखिए, वॉल्यूम 10 जाके पढ़िए, कि ईसाइयों में भी जो जो दलित ईसाई बन गया, उसके साथ दलित की तरह ही भेदभाव होता है। वेटिंग फॉर वीजा में पढ़िए कि जो एक हिंदू के लिए अस्पृश्य है, जो एक ईसाई के लिए अस्पृश्य है, जो किसी के वो सबके लिए, मुसलमानों के लिए भी अस्पृश्य है। तो मैं अपने दलित समाज से भी पूछना चाहता हूँ, और सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूँ कि वो जो दलित मुसलमान और दलित ईसाई हैं, अरब से तो नहीं आया हुआ, न तो न रोम से आया हुआ है, वो है तो तो भारत का ही। हमारे भाई बंधु ही कन्वर्ट हुए हैं। तो उसको भी विमर्श में लाओ, उसको भी दो, उसको आरक्षण क्यों नहीं? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अगर गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है, तो वो तो हमारे भाई है भाई। उसमें दलित में जो है हलालखोर, मतलब सैकड़ों कास्ट हैं उसमें, चिक बको हलालखोर, तो उसको क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है कि दलित ईसाई और दलित मुसलमान को आरक्षण जब क्यों, उसके साथ भेदभाव जब ट्राइब में दोनों है, ओबीसी में दोनों हैं। ओबीसी में दोनों है, ठीक है? अपर कास्ट जो है वो चला गया उधर ईडब्ल्यूएस में। तो सिर्फ यही दोनों, कोई भी समुदाय इन दोनों को छोड़कर सब सब समुदाय आरक्षण में है। तो ये दोनों को क्यों छोड़ा है भाई? उसको लाओ, और संख्या जितना बढ़ागा उतना संख्या के अनुपात में एससी का आरक्षण बढ़ाओ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारी जनसंख्या 15 से लेके 27% हो जाती है, या 22% हो जाती है, अब 22% रिजर्वेशन बढ़ाओ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दलित मुसलमान भी तो अपना भाई ही है। उसका चेहरा मोरा जाके देखो, वो पठान लग रहा है क्या? वो अरब वाला लग रहा है, बदशाह नहीं सर, वो भी जैसे एक हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, कि जो पहले भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण साहब, वो शायद जितना मुझे पता है कि ईसाई बैकग्राउंड से आते थे। उनको भी बाद में तो दलित ही कहा गया। कहा गया ना, तो क्या दिक्कत है? ईसाई तो नहीं बताया गया। दलित समाज भी इसमें बहस करे, दिल बड़ा करे। वो तो सबसे डरा हुआ दलित मुसलमान है, सबसे ज्यादा विक्टिम का शिकार वही होता है। इधर मुसलमान के नाम पे पिटाई, उधर दलित होने के नाम पे पिटाई। फिर और ईसाई दलित है, उस पे एट्रोसिटीज होते हैं। तो इस पे अगर इतना डेमोक्रेटिक होना है, तो ये दोनों समुदाय को आप क्यों छोड़ रहे हो? क्यों नहीं? इसमें बहस होनी चाहिए, पूरा राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। कल का भारत बंद और तमाम सवाल और तमाम सवालों के जवाब प्रोफेसर रतन लाल ने जिस प्रकार से तथ्यों के आधार पर, किताबों के रेफरेंस के आधार पर ये दिए, पूरी बातचीत थोड़ी लंबी है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनने योग्य है, और ये काम आने योग्य पूरा वीडियो है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।